नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की सीधी बात स्ट्रेट टॉक। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से चिंताओं पर लगाम लग चुकी है या फिर ये चिंताएं वहीं खड़ी हैं, वो सवाल वहीं खड़े हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा था। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर निराशा जताई है। कुछ सवाल हैं और कुछ तथ्य भी दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद समझने की कोशिश को इस पूरे कार्यक्रम को शुरू करेंगे। लेकिन आप पहले अपने टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए और पहला जो फैक्ट है, हम अपने दर्शकों के सामने एक सवाल उठाते हैं कि वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखा जाए। पक्ष अपनी जीत करार दे रहा है, विपक्ष अपनी जीत करार दे रहा है। किरण रिजिजू ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। तो क्या कानूनी संशोधनों की संवैधानिकता पर सवाल इससे गहरा गए हैं? पहला सवाल तो यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ धाराओं पर सुरक्षा की जरूरत है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर्स को दी गई शक्तियों पर चिंता जताई है, तो इस चिंता के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? भारत के नागरिक इसे कैसे देखें? बात यह है कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3, जबकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। 5 साल तक इस्लाम अनुयायी होने वाली शर्त भी रोक दी गई है। ये सबसे बड़ा विवादित जो एक ये क्लॉज था इस वक्फ संशोधन अधिनियम का, वो माना जा रहा था, इस पर आपत्ति थी। पूरे वक्फ संशोधन बिल 2025 पर रोक से हालांकि इनकार किया गया है। तो इन धाराओं को और इन पर लगी रोक को और फिर विपक्ष की चिंताओं को, इसे कैसे देखें? और क्या ये कह सकते हैं कि विपक्ष की चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है, या फिर सत्ता पक्ष ये दलील दे रहा है कि पूरे के पूरे कानून पर रोक नहीं लगी है, ये एक एंटरिम ऑर्डर है? आइए स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं हमारे आज के माननीय मेहमान अतिथि। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रूपा सोनी, लीगल इश्यूज एक्सपर्ट है। हमारे साथ सोहेल काजमी हैं, जो कि JNK वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी माननीयों का स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत में रूपा जी आपसे करना चाहती हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ धाराओं पर सुरक्षा की ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है, हालांकि ये वही धाराएं हैं जिस पर विपक्ष भी सवाल उठाता रहा था और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे भी सवाल उठा रहे थे। हालांकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उसने इस पर निराशा जताई है। तो ये कह सकते हैं कि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला तो गुट इससे निराश है, लेकिन विपक्ष इसे जीत बता रहा है। रूपा जी, हम भारत के नागरिक इसे कैसे देखें? जी मैम, मैम पहले मैं सबसे पहले वक्फ के बारे में बात करना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज वक्फ। इट्स जब हम प्रॉपर्टी दे देते हैं किसी को एक रिलीजियस पर्पस के लिए, पायस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसको हम वक्फ कहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट में सबसे पहले मुस्लिम वक्फ एक एक्ट बना था, दैट वाज 1913 में बना था, और उसमें कुछ अमेंडमेंट करके लेकर आया गया था 1954 में, और अमेंडमेंट करी थी 1995 में, और अभी जो लेटेस्ट है 2025 का, जिसपे कल कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है। दैट्स नॉट अ फाइनल ऑर्डर, तो किसी की जीत या हार नहीं है, इट्स जस्ट अ इंटरिम ऑर्डर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी करता है कि जो भी हमारे पास एक्ट या लॉ बन के आया है उसमें कुछ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको बेटर कैसे बना सकते हैं मैनकाइंड के लिए, सिविलियंस के लिए, सबके लिए। और तो आप ये कहेंगे कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल शक लगा सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच को, इसीलिए स्टे लगाया गया है? हाँ मैम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो कवर करता है, सो आई कैन से कि उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट को राइट नहीं है कि जो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, एक एक्ट बन गया है, उसको पूरा हटाने का या पूरे पे ब्लैंकेट स्टे देने का उनको, उनके पास अधिकार नहीं है, हक नहीं है। तो जो कुछ कुछ उनको लगा कि जहाँ पे ज्यादा कमी पेशियां हैं, जैसे कि मैं सेक्शन 3(1)R की बात करूं, जहाँ पे मुस्लिम होने के लिए आपको
एविडेंस देना पड़ेगा कि 5 साल तक आपने मुस्लिम है। जी। अब इट्स क्वाइट आर्बिट्रेरी मैम। राइट राइट। कोई ठीक है। कैसे ये एविडेंस दे सकता है कि दे आर मुस्लिम फॉर द 5 years? सो बिल्कुल। ये जो सेक्शन है इस पे स्टे लगा है मैम। ठीक है ठीक है। रूपा जी, आपके बाद में जाना चाहूँगी सोहेल जी के पास। सोहेल जी, आपकी पहले मैं तो इस पे टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि आप इसे कैसे देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का इकलौता कहेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नेहा मैम गुड इवनिंग, और सारे मेरे को पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। दूसरा ये स्ट्रेट टॉक है तो स्ट्रेट टॉक करनी बनती है। ये 50-50 है, ये जजमेंट जो है दोनों तरफ को पीस करने वाली है। चलिए, इंटर्म ऑर्डर आया है, हम इसका स्वागत करते हैं, शुक्र है। नहीं तो कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगते लगते 2-4 साल लग जाते हैं। इंटर्म ऑर्डर आने के बाद एक पूरा क्लीन इमेज सामने आ गई, क्या चीजें डी नोटिफाई हुई है, क्या चीजें नोटिफाई हुई है, और किस तरफ अब ये बिल आगे बढ़ेगा। देखिए, जेपीसी जब जेपीसी बनी थी तो आपने देखा होगा कि एक भी मीटिंग उनकी कोई कारगर साबित नहीं हुई थी, हमेशा लड़ते ही रहते थे जेपीसी में, और पता ही नहीं चला फिर जेपीसी ने ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट कब कर दी, और पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हाँ, इसमें कोई नॉन इंटरफेरेंस नहीं होगी किसी और रिलीजन के इंसान की। तो आपने देखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटर्म ऑर्डर में साफ तौर पे 3, आपने जैसे खुद ही कहा, स्टेट वक्फ कमेटीज में होंगे, और 4 जो है सेंट्रल वक्फ कमेटीज में मेंबर्स होंगे जो आउट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी होगी। तो अपने आप में एक रोज शुरू हो गया। ना तो डीजीपीसी में कोई ऐसा कोई अदर रिलीजन का मेंबर है, ना किसी हिंदू संगठन में कोई बाहर का कोई मेंबर है, ना मेरी यहाँ अमरनाथ वैष्णो देवी 2 श्राइन बोर्ड्स हैं, वहां कोई हिंदू के अलावा कोई भी मेंबर नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा, ठीक है, डीएम को आपने ऑथराइज कर दिया कि वो जरा दूर रहे इस एम्बिट से। 2 बातें होगी। सो आप सेटिस्फाइड हैं इस एंटरिम ऑर्डर से? यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर वेलकमिंग द ऑर्डर? देखिए, और चारा क्या है आपके पास? हिंदुस्तान में एक नागरिक होने के नाते आपके पास और क्या है? आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर सारी दुनिया की उम्मीदें लगी हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई डायरेक्शन देता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देती है। तो मैंने स्टार्ट में ही कहा 50-50। ठीक है, 50-50। मैं प्रोफेसर खालिद के पास जाना चाहती हूँ। सर, समझना चाहूँगी इस ऑर्डर को जिस तरीके से स्वागत विपक्ष के दलों की तरफ से किया जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ तो इसका विरोध कर रहा है, इस पर निराशा जता रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या एंटरिम ऑर्डर में न्याय की उम्मीद बढ़ गई है मुस्लिम समाज की तरफ से? मैं समझना चाहती हूँ जी। देखिए नेहा जी, जो 65 रिट पिटीशंस थी सुप्रीम कोर्ट में जी सुनवाई हो रही है, वो अक्रॉस द बोर्ड है। उसमें महुआ मित्रा भी है, उसमें मनोज झा भी है, उसमें इजहार रहमान भी है, उसमें इमरान मसूद भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जी। और जो एक बेसिक पॉइंट है जिसको चैलेंज किया जा रहा है, वो है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 26, जिसके मुताबिक मुस्लिम्स को अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने मुताबिक चलाने की आजादी है। ये फंडामेंटल राइट। क्या इस फंडामेंटल राइट की अवहेलना हो रही है? हाँ, हो रही है। क्योंकि उस चीज को एड्रेस कहां तक किया गया है, उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने कह दिया कि इतने नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं या होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अधिकारियों को मिलाकर के आप जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको माइनॉरिटी में धकेलना चाहते हैं अपने ही इंस्टीट्यूशंस में जी। और अब ये कहना कि उसमें 3 होंगे, उसमें 4 होंगे, ये भी, इससे भी मैं एग्री नहीं करता। यू आर अगेंस्ट द ऑर्डर? ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ये भी नहीं होना चाहिए जी। हाँ, अगर कहीं पर कोई हेरा फेरी है, कोई गलत काम हो रहा है, सरकार को पूरी इजाजत है उसकी स्क्रूटनी करने की जी। लेकिन आपके रिलीजियस अफेयर में, क्योंकि बेसिकली वक्फ होता ही रिलीजियस है, और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका काम भी रिलीजियस उनको ही मेंटेन करना होता है, और मस्जिदों की उसकी दरसगाहों की, खानकाहों की सारी देखरेख करनी होती है, इमाम को पैसे देने होते हैं जी, मुस्लिम बच्चों को वजीफे, सारा जो है वो उनके साथ रिलेटेड। इसलिए अगर हम ये कहें कि उसको एड्रेस किया गया है, मैं कहता हूं पार्शली भी किया है, वो गलत है। मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बाकी इंस्टीट्यूशन, जो बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे एसजीपीसी है पंजाब में जी, क्या
में आप क्रिश्चियन को ऐड करेंगे, कल को मुस्लिम को ऐड करेंगे, कल को नॉन सिख को ऐड करेंगे, क्या इजाजत होगी इस चीज की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी मैं एक बात और लास्ट में ये कहूंगा इस सेगमेंट में, जी जी, कि जो उन्होंने कहा है कि जो डीएम है, डीएम से ले लिया है, वो भी पार्शली रिलीफ लिया है, फुल रिलीफ उसका भी नहीं मिला है। और भी कई चीजें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी सुनवाई कर करके एक फाइनल वर्डिक्ट देना चाहिए। और मैं एक बात कहूं कि अगर ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट को राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को राइट है जी, ये बनाए हुए कानूनों को जुडिशियल रिव्यू करने का। जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, उनको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल। और जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसी के लिए जो है यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जहाँ पर इस पूरे संशोधन विधेयक को लेकर आपत्तियां और चिंताएं जताई गई थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़े हैं, उनकी भी टिप्पणी लेंगे कि इस पूरे के पूरे अंतरिम आदेश को वो कैसे देखते हैं और इसका राजनीतिक गलियारों में क्या असर देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे लेकर चलेंगे सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, आपने अन्य पैनलिस्ट की बात सुनी है, 50-50 भी कहा गया और रूपा जी ने कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट अधिकारों में दखल देने की नीयत नहीं रख रहा है इस पूरे विवाद पर या फिर इस पूरी अपील पर। सिद्धार्थ जी, आप कैसे देखते हैं? प्रोफेसर खालिद तो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये अपने आप में आशंकाओं को गहराता है। सिद्धार्थ जी जी, नेहा जी, होता यह है कि कोई भी कानून जब बनता है तो कानून के पीछे एक नीति होती है और वो कानून लाने के पीछे एक राजनीति भी होती है। तो सबसे पहले नीति क्या है? वक्फ का अपने आप में एक धार्मिक इतिहास है। इस्लाम में जैसे नमाज सबके लिए अनिवार्य है, वैसे ही जकात मतलब दान देना भी अनिवार्य है। इसलिए क्या होता है, कई मुसलमान अपनी संपत्ति दान दे देते हैं, समाज को दान दे देते हैं। तो समाज की जो सामाजिक संपत्ति होती है उसकी संस्था कहलाती है वक्फ। वक्फ सिर्फ भारत में नहीं है, इजिप्ट में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, टर्की में भी है, काफी सारे दुनिया के देशों में है। भारत में जैसा कि हमारे लीगल एक्सपर्ट सोनी जी ने पहले कहा कि सबसे पहला वक्फ कानून 1913 में बना था और आजाद भारत में वक्फ कानून 1954 में बना। और अभी जो कानून नया ताजा भाजपा सरकार ने लाया है वो जो संशोधित कानून है वो ये अभी ताजा 1954 का जो कानून है उसका संशोधित कानून है। अब आते हैं इसमें राजनीति, ये तो हुई नीति, अब आते हैं इसमें राजनीति क्या है। इस संशोधित कानून में बीजेपी सरकार ने वक्फ की विवादित जमीनों में घुसकर खुद उसका फायदा उठाने की कोशिश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से निरस्त कर दिया। क्योंकि वक्फ के पास कुल मिला के करीब पूरे भारत में 9.25 लाख, करीब 9 लाख से थोड़े कम। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, पर प्रोफेसर खालिद तो कुछ अलग आशंकाएं जता रहे हैं। जी हाँ, मैं बताता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। मैं इसकी राजनीति की बात कर रहा हूँ कि कुल मिला के करीब 9 लाख संपत्तियां हैं। हर संपत्ति मान लीजिए बहुत हल्के में ले लीजिए 1-1 करोड़ की भी है तो लाखों करोड़ की संपत्ति है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने एक काम अच्छा किया कि व्यक्तिगत विषयों में घुसने की बीजेपी सरकार की कोशिश को लगता है कि इस अंतरिम आदेश में नाकाम कर दिया है। अगर इसे रोका नहीं गया होता तो कल जो भी सरकारें आती वो कोई चर्च को, कोई गुरुद्वारा को, कोई मठ मंदिर को, कोई स्तूप को, कोई जैन बस्ती को, हर जगह कोई भी जायदाद होगा हड़प लेती। क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का अगर कहीं दुरुपयोग होता है तो उसको ठीक करने का जिम्मा समाज का होता है। समाज के लोग पुलिस में जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। कहीं दुरुपयोग हो रहा है इसके बहाने अगर सरकारें घुस गई और हमारे या किसी और के पुरखों की संपत्ति हड़प ली तो मेरे ख्याल से गलत होगा। तो मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया है इसमें सांप को तो नहीं मारा है लेकिन सांप के दांत को उखाड़ दिया, जिसे कहते हैं ना दंतहीन सर्प कर देना। मेरे ख्याल से वैसा हुआ है जिस तरह से खालिद साहब ने कहा या काजमी साहब ने कहा 50-50 तरह का ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि ये सीधे सीधे हम लोगों को, मतलब मैं एक हिंदू के नाते कहता हूं, मेरे ऊपर उसका असर नहीं करेगा, तो इसका असली पिक्चर जो है इसका असर क्या करेगा ये खालिद साहब जैसे लोग या काजमी साहब जैसे लोग ज्यादा बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी मुझे एक जो डर था कि इसके बहाने कल ये हमारे भी हिंदुओं के भी मंदिर है, शंकराचार्य के मठ हैं, आप अगर संपत्ति के नाम पर अगर वक्फ की जमीन हड़पेंगे तो कल हो सकता है आप हमारे मठ मंदिर की भी जमीन हड़पना शुरू करें। तो ये जो क्या कहते हैं संपत्ति हड़पने की जो साजिश थी उसे थोड़ा सा रोक लगाया है, ऐसा मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश। सोहेल जी से आदेश आएगा तब देखा जाएगा। जी सोहेल जी, क्या सांप के दांत निकाल दिए सुप्रीम कोर्ट ने? आप जो 50-50 कर रहे हैं
कि ये 50-50 ऑर्डर जैसा है। सोहेल जी, आप कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो तो निराशा जता रहा है। देखिए, वो निराशा 50% निराशा की तरफ है, और जो इसका जो वेलकम कर रहे हैं प्रतापगढ़ी और कांग्रेस और बाकी, वो 50% विनिंग है कि ठीक है, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि जनाब, बहस शुरू कहां से हुई? बहस ये हुई कि वक्फ के बिल में जो है नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए, बाकी किसी कम्युनिटी की थी, वो तो वहीं पे है। वो जो आपने जो मेरे भाई ने अभी कहा, पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने, कि जनाब इसमें सियासी पहलू क्या है? सियासी पहलू यही है कि सारी कम्युनिटीज जो है, सिवाय हिंदू राष्ट्र का एक जो तस्वुर है दिमाग में, वही रखना है, और बाकी क्रिश्चियंस हैं वहां भी इन्होंने छेड़छाड़ की, सरदार हैं वहां भी छेड़छाड़ की, माइक्रो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज ने बाकी, और मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम मुसलमान कहते हैं हिंदुस्तान का, वहां अपनी जो कायम धायम है, जो आपकी बात जेपीसी की रिपोर्ट की जो बातचीत है, उसको कायम धायम रखने के लिए, अपनी डिग्निटी को आपने प्रूव करने के लिए, अपनी सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रूव करने के लिए 3 मेंबर स्टेट उसमें रखने और 4 मेंबर आपने सेंट्रल, वो आपने कायम धायम रखी है। तो ये चीजें 50% नेगेटिव है, जो नहीं होनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर में समझना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता, वहाँ की मुस्लिम बहुल जनता इसे कैसे देख रही? देखिए, मैं आपसे बता दूं, क्योंकि बड़े यहाँ अभी बहुत सी आपदाएं आई जम्मू कश्मीर में भी, कहते 50-60 साल बाद क्लाउड बर्स्ट पे बर्स्ट हो रहे हैं। यहाँ अलगाववाद से हम जूझते रहे हैं, एक जनरेशन हमने खो दी, इररिपेयरेबल लॉस। पाकिस्तान हमसे संभलता नहीं है। वक्फ में ये नहीं कि पहले धांधली नहीं होती थी, अब एक्ट के बाद धांधलियां रुक जाएंगी, ऐसा नहीं था। पहले भी इंक्रोचर्स थे, अब इंक्रोचर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने का लगा रहता है। मैं JNK स्टेट बोर्ड की तरफ से मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए क्लैरिटी लाना चाहती हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 सदस्य हो सकते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में, तो इसे कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर के लिहाज से परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत देखते हैं, क्योंकि देखिए नॉन एंटर, देखिए यहाँ पे इतने बोर्ड हैं, मैंने आपसे कहा धर्म ट्रस्ट बोर्ड है, SGPC बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वहां तो कोई मुस्लिम नहीं है, वहां तो कोई सरदार नहीं है। तो व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इनटू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बाय पोजिंग 3 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स इन सेंट्रल वक्फ कमेटी? हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स की कमी है, 25-30 करोड़ में कहीं इंटेलेक्चुअल्स नहीं है पूरे भारत में। किसी को टिकट नहीं देंगे आप पार्लियामेंट में जाने के लिए, कोई मुस्लिम वॉइस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से मुझे लगता है 5 करोड़ आबादी यहाँ ज्यादा है, अमेरिका से 6 करोड़ ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं। तो कभी यार रिप्रेजेंटेशन तो दे दिए, फिर आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेफ हैंड्स में। तो ये चीजें दर्शाती है that things are not moving in a good direction. ठीक है, तो will you call it कि ये unconstitutional है? I can't say it is unconstitutional, but it is not a balanced judgment. And let it be interim judgment है। आप देखिए फाइनल में क्या होता है। और जो JPC कहती थी वही मिनिस्टर कह रहा है। मुझे पता है, मुझे मालूम नहीं कि उनको नॉलेज भी है वक्फ सिस्टम होता क्या है। जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैक्सिमम मिनिस्टर्स को अपने अपने डिपार्टमेंट्स का पता ही नहीं होता। ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की। जी रूपा जी, ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि 22 मई को हेयरिंग करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, रिजर्व रख लिया था, उसके बाद ये वर्डिक्ट आया है एक दिन पहले। तो इतना समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ये 50-50 जो कि सोहेल काज़मी जी कह रहे हैं कि 50-50 तरीके का ये ऑर्डर है। और सबसे बड़ी बात कि क्यों स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स 3 और जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें 4 मेंबर रह सकते हैं नॉन मुस्लिम, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो क्या ये इसको सुप्रीम कोर्ट ऐसे देख रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजियस बोर्ड नहीं है? इसका उत्तर मैं लूँगी एक छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए स्ट्रेट टॉक के मंच पर, लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और सीधे चलते हैं रूपा जी के पास। रूपा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट जब इस फैसले को सुना रहा था, जारी कर रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जहन में क्या उसने सोचा कि ये स्टेट वक्फ बोर्ड हो या फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, इसमें नॉन मुस्लिम भी रह सकते हैं जिनकी संख्या 3 और सेंट्रल में 4 रह सकती है? यस मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मैम बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जब एक बार लॉ कोई बन जाता है दोनों हाउसेस का पास होके और प्रेसिडेंट का स्टैम्प उस पे लगता है, वही मैं समझना चाहती हूँ। जब ये कहा जाता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
संविधान में दिए गए धार्मिक आज़ादी के अधिकार का हनन करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। जी Ma'am, I can't say it's unconstitutional. Unconstitutional is quite on the other side of the bar. I can't say it's unconstitutional. जो उसमें कुछ लगा है कि ऑब्जेक्शनेबल है सेक्शंस, उनको स्टे दिया गया है उस पे दोबारा से स्क्रूटनी करने के लिए। अदरवाइज एज अ होल आई कैन सी इट एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जी मैं समझना चाहती हूँ, वो जो 5 साल इस्लाम धर्म का फॉलोवर होना ज़रूरी है, जब तक इस पर नियम नहीं बन जाता तब तक रोक लगेगी, तो ये नियम बनना, इसकी बात ही करना, इसे आप कैसे देखती? मैम आई सी इट एज अ क्वाइट आर्बिट्रेरी, क्योंकि ऐसा में हम कैसे, कोई भी इंसान अगर इफ आई एम फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलीजन, आई एम अ सिख, तो कोई कैसे एस्टैब्लिश कर सकता है कि मैं 5 साल सिखिज्म को प्रैक्टिस करा है? देयर इज नथिंग, इट्स सो आर्बिट्रेरी, बी इट एनी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इट वाज सो आर्बिट्रेरी। दैट वाज द सोल रीजन, लाइक सेक्शन 3(1)(r हैज बीन स्टेट फॉर द फर्दर स्क्रूटनी। तो सुप्रीम कोर्ट लेकिन साथ ही कह रहा है कि हम जब तक नियम नहीं बन जाता तब तक इस पर रोक लगा रहे हैं। तो मुझे ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ में नहीं आ रही। मैं प्रोफेसर खालिद के पास इसलिए दर्शकों को लेकर जा रही हूँ। सर, अगर आप इस जो ऑर्डर के ये जो लाइनें हैं, 5 सालों तक की जो शर्त रखी गई, और उसके बाद ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि जब तक नियम नहीं बन जाता, नियम नहीं बना लिया जाता, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट यही अपेक्षा करे कि सरकार ही नियम बनाएगी, सरकार ही कोई कानून लेकर आएगी? आई थिंक नेहा जी, इट्स लाइक काइट फ्लाइंग। जी, ऐसा है कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं घर में नमाज पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता, सरकार को क्या पता है, गवर्नमेंट को क्या पता है, स्टेट को क्या पता है। जी, मैं रोजा रखता हूँ या नहीं रखता, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वही होता है जो 5 वक्त नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, ज़कात भी दे, पैसे हों तो हज भी करे, तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। जी, अगर मैं कभी भी नमाज नहीं पढ़ता, कभी भी मस्जिद तक जाता ही नहीं, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ठीक है, मेरा नाम मुस्लिम। लेकिन सरकार के दिमाग में ये आई कैसे कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा? नोबॉडी एक्सेप्ट गॉड कैन एस्टेब्लिश आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉट। जी, क्योंकि जो इबादत होती है, इट इज बिटवीन द मैन एंड गॉड, उसमें स्टेट कहीं नहीं आता। उसमें आप कहें कि नहीं जी आप तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या नहीं, उसके बारे में कायदे कानून कौन बनाएगा और कैसे बना सकता है? उसके क्या मापदंड होंगे? स्टेट के पास कौन सी पावर है मुझे प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डिक्लेयर करने की? पॉसिबल नहीं है जी। इसमें शरारत है जी। मुझे ये बताइए, ये कहते हैं जी कि इसलिए किया है कि कोई भी व्यक्ति, पहले था कि कोई भी जमीन वक्फ कर सकता था। एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो किसी दूसरे धर्म से इस्लाम में आया हो और आते ही अपनी जमीन वक्फ कर दी हो या कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी हो। इसी यही डर तो यही है ना जी, कि लोग दूसरे धर्म से आते हैं आकर के, इसलिए उनको 5 साल का कुशन पीरियड दे दिया जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि जब आप कहते हैं कि 4 बंदे या 3 मेंबर नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि जी एज फार एज पॉसिबल सीईओ विल बी मुस्लिम, एज फार एज पॉसिबल। पहले ये होता था सीईओ मुस्लिम होगा ही, बिकॉज उसको भी उसने मस्जिद में भी जाना है, उसमें दरगाह में भी जाना है, कब्रिस्तानों में भी जाना है, मस्जिद में जाने का अपना एक प्रोटोकॉल है। एक नॉन मुस्लिम सीईओ कैसे मस्जिद में बिना वजू को एंटर करेगा, या वो सब चीजें जो है बड़ी बड़ी टिकलिश और बड़ी जटिल चीजें हैं जिनको छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे समझने की जरूरत है जी, और ये चीज सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो, मैं एक ट्राइबल, मैं एक मुस्लिम, मैं अपनी जमीन वक्फ करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कहते हैं जी ट्राइबल जमीनें वक्फ नहीं होंगी। तो ये बड़ा वो है। इसी तरह से और कई चीजें हैं जो कि इस दायरे में आती हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने बेशक इंटरिम ऑर्डर किया है जी, लेकिन इसकी एक एक चीज को बड़े ध्यान से मुस्लिम स्कॉलर्स की नजर से देखने की जरूरत है। केवल जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वो उसकी निटी ग्रिटी को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो इतनी ओवर आर्चिंग नहीं है और ना ही उसमें वो प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस क्या है जो एक मुस्लिम और एक औकाफ के नजरिए से देखा जाए। पर प्रोफेसर खालिद,
इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनकी जो है बेंच ने ये फैसला सुनाया है। पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे, तब उन्होंने इस मामले पर हियरिंग की। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इस पर ब्रॉड डिस्कशन की ज़रूरत है, व्यापक हियरिंग की ज़रूरत है, तो फिर ये मामला जो है अब जो CJI हैं जस्टिस BR गवई, उनकी बेंच ने लगातार बैक टू बैक हियरिंग हुई है। उसके बाद 22 मई को ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर जो है इंस्पेक्शन के ज़रिए ये फैसला नहीं आया? देखिए, ऐसा है कि विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, जी, जुडिशरी जो हाईएस्ट जुडिशरी है कंट्री की, वो जो फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा, सबको मान्य होगा। जी जी। लेकिन उससे मैं एग्री करूं या डिसएग्री करूं, वो मेरा प्रेरोगेटिव एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। जी, इसलिए मैं ये बात महसूस कर रहा हूं कि इसमें और ज्यादा बहस की और ज्यादा इसमें खोज की जरूरत है कि एक एक चीज जो है उसकी इम्प्लीकेशन मुस्लिम्स की आर्टिकल 26 को प्रैक्टिस करने की अनुमति देती है या नहीं देती। आर्टिकल 26 बिल्कुल क्लियर कहता है कि मुझे पूरा अधिकार है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का, उनको सुरक्षित करने का। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तो रिलीजियस चीजों में थोड़ी इंटरफेयर कर रहे हैं, हम तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंटरफेयर कर रहे हैं। जो फ्रेमवर्क है वो सारे उसके फैसले होंगे ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, इसलिए नेचुरली वो डायरेक्टली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ही इंटरफेरेंस होगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं हम तो बिल्कुल ऊपर से कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं उसके लिए बहुत ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इफेक्ट ईच एंड एवरी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो मुस्लिम्स एज इंडिविजुअल्स। जी सोहेल जी, मैं इसी पर आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ। जब ये बात होती जी, यही जिस ऑर्डर पे, जिस धारा पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो जब तक नियम नहीं बन जाएगा तब तक 5 साल के जो इस्लाम अनुयायी की बात है उस पर रोक लगेगी। आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो आर्टिकल 26 की दलील दे रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद ही कि ये जो धारा सबसे पहले ये किसी भी धार्मिक आज़ादी का जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है उसी पर प्रहार की तरह है। लेकिन यहाँ पर तो अगले नियम की बात कही जा रही है, और ये भी हम देखेंगे कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने ये फैसला सुनाया। जी देखिए, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल खूबसूरती से एलेबोरेट किया है और उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब पॉइंट्स पे वो बता रहे हैं। दूसरी बात ये है, a man any child born in any family, whether in a Hindu family or a Muslim family, born with a conviction as a Muslim or as a Hindu or as a Sardar, एक बात। दूसरी बात आप देखिए, वक्फ क्या है? देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज में तो इनहेरेंट का कोई रिवाज नहीं है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, अमेरिका में ना बच्चे माँ बाप से जायदाद मांगते हैं ना माँ बाप जायदाद देते हैं। मैं तो देख रहा था बिल क्लिंटन साहब ने जो अपनी विल है, अपनी प्रॉपर्टी है, पता नहीं किस एनजीओ को दी है, या कुछ और लोग भी हैं वहां। ये चलन नहीं, ये इनहेरिटेंस और वक्फ का जो चलन है वो भारत में और साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, या मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा वक्फ का है। और वो भी इनहेरिट के अलावा जो देते हैं या जो नाफरमान औलादें निकलती हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को देती हैं। देखिए, मुसलमानों की चीजें मुसलमान दे रहे हैं और मुसलमान उसको देने के बाद उसका उपयोग जो है सही ढंग से हो, इसकी गारंटी मांगते हैं। और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसमें इंटरफेरेंस करती है, और इतनी इंटरफेरेंस करती है कि कहती है जनाब ये तो वाजिब नहीं है। हिस्टोरिकल इसकी बताइए, 200-300 साल पहले रजिस्ट्री लेके आइए आप कि ताजमहल किसने बनाया था कि नहीं बनाया था। ये जो कुतुब मीनार है इसकी रजिस्ट्री 500 साल पुरानी लाइए। तो ये सब चीजें जो हैं अच्छी दिशा नहीं दे रही है भारत को। भारत का जो गुलदस्ता है वो तभी खिलता। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगता है नेटवर्क संबंधी समस्या भी आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों से अनुरोध, ब्रेक के बाद मिलते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और रूपा जी के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहूँगी। रूपा जी, एक जो प्रावधान है वक्फ बाय यूज़र, इसको ख़त्म करने का जो प्रावधान था इसको भी रोका है सुप्रीम कोर्ट ने। इसे आप कैसे देखती हैं कानून की नज़र से? वक्फ बाय यूज़र, इस प्रोविज़न को भी रोक दिया गया है। जी या मैम आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगी। जैसे हमने बात करी कि वक्फ जो है
इंडिया में है। और अगर मैं थोड़ी पुरानी बात करूं तो टर्की इज अ कंट्री जहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द लैंड वो पूरा वक्फ लैंड था, that was donated by people for the religious, pious and charitable purpose. जी And the work by the user अगर मैं लेना चाहूँगी इसमें, because as my other colleagues are also saying, there is a political angle also to hold this scenario. जी That was the reason उसको मतलब पूरा blanket stay नहीं मिला, because there was a lot of arbitrary and I cannot use the word unconstitutional here because of certain reasons. जी And the same work by user also come under that umbrella only. जी, तो क्या ये सरकार के जो संशोधन है उसको एक बड़ा झटका है कि सरकार चाहती थी कि वर्क बाय यूज़र जो है इसको ख़त्म करने का प्रावधान जो है लाया जाए, ताकि तथाकथित तौर पर जो करप्शन हो रहा है उस पर लगाम लग सकेगी। जी, सरकार को बड़ा that can be the one of the reason मैम। इसमें मैं कोट करना चाहूंगी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जब सरकार ने दिया था, फरवरी 2024 की बात थी, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उस पे पूरा रोक लगा दिया जाए, बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हो रहा है, और हमें पूरा उसका लिस्ट दी जाए जिन लोगों ने डोनेशन दिया है इलेक्शन कमीशन को। जी, so Supreme Court is always go in tandem with the political parties. जी, तो पर अपने ताज़ा फैसले के ज़रिए तो सुप्रीम कोर्ट इस क्लॉजेस को, इन जो विवादित धाराएं हैं, इनको और स्क्रूटनी करने की बात कर रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूरी नहीं लगा कि फ़िलहाल ये, क्योंकि कहीं ना कहीं संवैधानिक चिंताओं को दर्शाते हैं, इसलिए इस पर सिर्फ रोक की नहीं ज़रूरत है, बल्कि इस बिल को ही पूरा का पूरा जो है रद्द किए जाना चाहिए? मैम, पूरा बिल रद्द नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट। वंस इट्स पास्ड इन बोथ द हाउसेस, सुप्रीम कोर्ट के पास वो राइट ही नहीं है कि वो पूरे लॉ को रद्द कर दे, इसीलिए उसने पूरा ब्लैंकेट स्टे भी नहीं दे पाया। एक पर्टिकुलर सेक्शंस हैं फ्यू जिसपे उन्होंने स्टे दिया है और बोला है कि मतलब वी विल डू मोर जुडिशरी स्क्रूटनी ऑफ दीज पर्टिकुलर सेक्शंस एंड देन विल कम बैक टू यू, बिकॉज दे आर क्वाइट आर्बिट्रेरी and they are not। ठीक है, मैं समझना चाहती, जो याचिकाकर्ता थे, क्या उनको इस एंटरिम ऑर्डर से राहत मिली है? टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अगर आप ये पहले वाला 3(1)R को ही देखेंगे, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम मुस्लिम हैं। देयर इज नथिंग, मतलब आज तक किसी रिलीजन को आज तक बोला नहीं गया कि आप प्रूव कीजिए आप हिंदू हो, जी, आप प्रूफ कीजिए आप। तो फिर तो यहाँ पर अपने आप में वो जो सारी दलीलें हैं सरकार की, वो धाराशायी हो जाती हैं। But ma'am, Supreme Court is asking for states to make one system wherein will prove that it's so arbitrary. जी, it's I can say Article 14 में हम बोलते हैं equality in front of law for every citizen, means we are equal in front of law. जी, Why Muslims have been asked to prove like they are Muslim from last 5 years? जी, सबसे जो विवादित एक धारा है। प्रोफेसर खालिद, मैं समझना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा वक्फ बाय यूज़र का ये जो प्रावधान खत्म करना चाहती थी सरकार और इसे रोक दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी, देखिए, ऐसा है सर, अगर कोई भी ज़मीन, कोई भी मस्जिद, कोई भी खानका, कोई भी मदरसा, अगर पिछले 200 साल से मुस्लिम कम्युनिटी रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो वक्फ कहलाई जाती है। उसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर, क्योंकि वो एज ए वक्फ यूज हो रही है पिछले 100 साल से, 200 साल से। जी, गवर्नमेंट अब ये कहती है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, बल्कि आपको रिटर्न डीड से ही किसी चीज को वक्फ कर सकते। जी, जी, और इसलिए और फिर उसका रिटर्न तो है नहीं। जी, और उसका कोई रिटर्न तो है नहीं। जी, अब जी, ये कहने लगी कि नहीं, ये रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा, आगे के लिए होगा। लेकिन सवाल आगे ये खड़ा होता है कि अगर कोई भी जमीन विवादित हो जाती है, जैसे कि अभी कहा है कि थर्ड पार्टी को नहीं चाहिए, जी, अगर कोई जमीन विवादित हो जाती है तो उसके बारे में ये एक्ट जो अमेंडमेंट है 2025 की, वो कहती है कि फिर वो ये जो है डीसी है, उसको पावर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको पावर दी जाएगी, वो एस्टेब्लिश करेगा कि वक्फ है या नहीं है। जी,
वो कौन होता है अभी वो करने वाला? और डीसी किस तरह से सरकारों के इशारों पे काम करते हैं हम सबको पता है। तो वहां पर तो जो सरकार चाहेगी पता नहीं कितनी जमीनों को नॉन वक्फ कर देगी। और इसीलिए डर इसी बात का है। पर क्या इस पर जो रोक लगा दी, इस पर तो जो एंट्रीम ऑर्डर में कंप्लीटली रोक लगाई गई है, इसे तो आप वेलकम करेंगे? देखो, रोक जो है वो वेलकम है, लेकिन ये प्रावधान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। पहले ये होता था कि सर्वे होता था जी वक्फ प्रॉपर्टीज का, बल्कि सर्वे जो है वो भी 6-7 स्टेट में ही हुआ है, ज्यादा स्टेट्स में नहीं हुआ है। जी जी मैं ऐसे स्टेट से आता हूँ जहां पर मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वक्फ जमीनें हैं पंजाब में जी, और सबसे ज्यादा रिच मेरा ख्याल है पंजाब वक्फ बोर्ड होगा मेरी निगाह में, जहां तक मेरी नॉलेज है। लेकिन वो सारी जमीनें ज्यादा था, उसमें बहुत से डिस्प्यूटेड हैं, और जो डिस्प्यूटेड हैं वो वक्फ के उससे तो निकल जाएंगे। वहां तो डीसी फैसले करेगा कि नहीं जी ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन आपकी नहीं है। और उसमें क्या होगा, वक्फ की जो हजारों जमीनें उसमें हैं, कोर्ट कचहरी में हैं, वो सब उनके हाथ से निकलने देर नहीं लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है एक टोटल ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है मुस्लिम्स के उसमें मामलात में, और आर्टिकल 26 का वायलेटिव है। और आर्टिकल 26 क्योंकि फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए समझ लो बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रहार। जी बिल्कुल। समय समाप्ति का इशारा कर रहा है। सोहेल जी, जाते जाते एक टिप्पणी फाइनल लेना चाहती हूँ। स्टेट में उमर अब्दुल्ला की सरकार है और उन्होंने भी स्वागत किया, लेकिन जैसे प्रोफेसर मोहम्मद खालिद से बातचीत करके और रूपा सोनी ने जो कानूनी एंगल दिखाया है, ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं ये पहले अपने आप को साबित करें, इसके लिए नियम बने। और चलिए, कुछ अच्छी बातें हैं कि वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को ख़त्म करने पर का जो प्रावधान था उस पर रोक लग गई है, तो फिर इसे पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश है उसको तो एक बड़ा झटका लगता है। देखिए, भगवान और अल्लाह तो है और हम सब मानते हैं। वो अगर कोई ऐसी फैमिली है जो 10 जनरेशन से, हमारे यहाँ शजरा नसब बोलते हैं, खालिद साहब अच्छी तरह इलेबोरेट कर सकते हैं, उसको बताने के बाद भी अगर हमें ये बताना है कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, तो फिर अल्लाह निगहबान है पूरे हिंदुस्तान का। लेट्स होप कि फाइनल वर्डिक्ट में कोई अच्छी सेंस प्रिवेल कर जाए दोनों जराओं को सुनने के बाद, और फाइनल वर्डिक्ट जो हो वो देश हित में हो, किसी जाति हित में ना हो और ना ही किसी पॉलिटिकल हित में हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सोहेल जी आपका भी, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद आपका भी, और रूपा जी आपका भी बहुत बहुत आभार। सिद्धार्थ जी जो थोड़े समय के लिए स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से करना चाहती हूँ कि किसी भी देश में, खास करके भारत जैसे देश में जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हर धर्म को आज़ादी से उसके नियमों का पालन करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया गया है बाबा साहब के संविधान के ज़रिए, तो फिर जब सरकारें इस तरीके की कथित रूप से कोशिशें करती हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ नियम नहीं बन जाते तब तक रोक लगेगी, पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है, इस पर आपकी राय हम तक लिखकर ज़रूर पहुंचाएं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना ईमेल शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।